हे गाइस एंड वेलकम। ग्लोबल कंसल्टिंग रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले सेशन में हमने देखा था चैप्टर 2 ऑफ एनआईएसएम सीरीज। एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट का सेशन है, ये तीसरा सेशन है। ये चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर देंगे आज की वीडियो में। और अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा, देन आई हाईली सजेस्ट यू टू लुक एट दोज वीडियो फर्स्ट। आप पहले वो वीडियोस देखिए एंड देन फिर कम टू दिस पार्ट ऑफ द चैनल। चलिए, सबसे पहले मैंने पिछले सेशन में देखा था कि ऑनशोर ऑफशोर ऑफरिंग्स क्या होती हैं, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, स्वेट इक्विटी क्या होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स क्या होती है, राइट। ये पार्ट देखिए चैप्टर का बहुत ही बेसिक है, ये इतना एग्जाम में नहीं आने वाला, वेटेज इसकी नहीं है, इसलिए मैं इनको सिर्फ बेसिक में एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ेंगे, राइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट मैंने समझा दिया था आपको, राइट, कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और उसमें कैसे हम आईपीओ वगैरह करते हैं और उसका क्यों इस्तेमाल होता है। क्योंकि जो प्राइमरी मार्केट है वो आपका कैपिटल फॉर्मेशन के लिए मार्केट है। इफ यू आर अ बिजनेस, इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी, देन यू कैन रेज मनी फ्रॉम दी प्राइमरी मार्केट। अब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी मार्केट। ये सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जैसा नाम पता लगा है, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंड की आफ्टर मार्केट, आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ द शेयर, इसको हम आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं। और अभी तक मैंने यहाँ पे पढ़ा नहीं है कुछ, इसको मैं अपनी नॉलेज से समझा रहा हूँ, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर इक्विटी शेयर इश्यू करती है मार्केट में, राइट, स्टॉक मार्केट में अगर वो आके पब्लिक इश्यू करती है, आपको और मुझे शेयर बेचती है, तो सबसे पहले वो आईपीओ लाती है। प्राइमरी मार्केट में शेयर होते हैं, तब आप डायरेक्टली कंपनी से डील करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? यू ट्रेड विद अदर ट्रेडर्स, यू ट्रेड विद अदर ट्रेडर्स, अदर्स। आपका कंपनी से कोई डीलिंग नहीं हो रही है। दिस इज जस्ट टू प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द शेयर्स विच आर ऑलरेडी इश्यूड इन द मार्केट। सो while the primary market is issued by issuer for raising fresh capital, की जो प्राइमरी मार्केट है वो फ्रेश कैपिटल इशू करने के लिए, रेज करने के लिए किया जाता है, यूज उसका इस्तेमाल। रेजिंग फ्रेश कैपिटल इज द पॉइंट ओवर हियर फ्रॉम द इन्वेस्टर थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंडरी मार्केट क्या प्रोवाइड करता है? लिक्विडिटी टू दिस इंस्ट्रूमेंट, की जो लिक्विडिटी प्रदान करता है कि ईज टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू कैश एट इट्स फेयर प्राइस, कन्वर्ट एन एसेट टू इट्स फेयर प्राइस। मोटा मोटा आपका जो कन्वर्जन है वो पूरा हो जाता है एट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट, तो उसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। एक्टिव सेकेंडरी मार्केट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी मार्केट इन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट देखा है। सिंस द इन्वेस्टर इन द प्राइमरी मार्केट आर अश्योर्ड ऑफ कंटिन्यूअस मार्केट। देखिए, अगर आपने प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीदे एंड लेटर ऑन यू रियलाइज कि मुझे अब शेयर बेचने हैं, सेकेंडरी मार्केट में जाके आप शेयर बेच दोगे। अगर प्राइमरी मार्केट होता और सेकेंडरी मार्केट नहीं होता तो यू कुड नॉट हैव सोल्ड दो शेयर टू द अदर ट्रेडर्स। सो दिस इज वेयर द continuous market becomes super important, where they have an option to liquidate, exit their investment. Thus in primary market issues have direct contact with the investors. जो issuer हैं, जो कंपनीज है, जो शेयर्स इशू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अस, दे हैव अ डायरेक्ट लिंक विद अस, कि हाँ हम डायरेक्टली उनसे पैसे ले रहे हैं। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द केस विद द सेकेंडरी मार्केट, यू आर डीलिंग विद अदर ट्रेडर्स। ओवर द काउंटर मार्केट पे देखते हैं। OTC markets are markets where trades are directly negotiated between two or more counterparties. देखिए, ये एक प्राइवेट मार्केट इधर समझिए इसको, कि आपने अलग से बुलाया दो ट्रेडर्स को और आपस में ही डीलिंग कर रहे हैं आप, राइट। ये होता है आपका ओवर द काउंटर मार्केट। किसी तीसरे बंदे को नहीं पता लगेगा कि आपने डील करा है ओवर द काउंटर मार्केट में, इसलिए हम इसको बोलते हैं OTC मार्केट। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट सिक्योरिटी ट्रेडर एंड सेटल ओवर द काउंटर अमंग द काउंटर पार्टीज डायरेक्टली। दो काउंटर पार्टीज बैठ के आपस में डील करती हैं और शेयर्स इशू करती हैं एक दूसरे को, राइट, ट्रेड करती हैं बेसिकली। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जहाँ पे हम सभी खरीदते हैं BSE और NSE, राइट। मोटा मोटा ये आपका एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होते हैं। अदर ऑप्शन ट्रेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस, राइट। ये तो बहुत सिंपल है कि जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या होती है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज टर्म्स एज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कहाँ कहाँ हो सकती है? आपकी OTC मार्केट में, राइट, OTC मार्केट में हो सकती है और एक्सचेंजेस में हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस में, राइट। सो दिस इज द थिंग अबाउट ट्रेडिंग। इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं ये सब। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कैसे होती है? देखिए, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, व्हेन यू इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन इतनी इजीली कंप्लीट नहीं होती, उसको पहले मैच करना पड़ता है। क्योंकि एक तरफ बाय का ऑर्डर होगा, एक तरफ सेल का ऑर्डर होगा, तभी एक ट्रांजैक्शन होगी, राइट। सो ये पूरा सेटलमेंट, पूरा जो प्रोसेस है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कहलाता है। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट आर पोस्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द कोर पार्ट ऑफ इक्विटी ट्रेड लाइफ साइकिल. It's all about asserting the net obligation of buyers and sellers
for a specific time period, and settlement is the next step of setting obligations by delivering share. देखिए क्लियरिंग होता है आपका पूरा ट्रेड का प्रोसेस को क्लियर करना, सेटलमेंट आपको शेयर्स आप तक पहुंचाना, ये होता है आपका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। वाइल ओटीसी ट्रांजेक्शन आर सेटल डायरेक्टली, देखिए जब आप ओटीसी बैठो, अगर आप मेरे सामने बैठ के आके शेयर डील करोगे फिजिकल शेयर्स, आप डायरेक्टली कर सकते हो, यू कैन डील डायरेक्टली इन दी ओटीसी मार्केट, राइट, directly in the OTC market. But clearing corporation is an entity through which settlement of securities takes place for all traders on the stock exchange. देखिए जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के ट्रेड कर रहे हो मार्केट, कोई भी शेयर या कोई भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बैठा होता है जो ये सब चीजें देख रहा होता है। इट इज लाइक एन इंटरमीडिएट दैट हेल्प्स द ट्रेडर्स, कि आपको ट्रेडिंग में हेल्प करती है फॉर विद द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, की विदाउट देम आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील नहीं कर सकते, क्योंकि देन इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट कि आप बायर ढूंढोगे खुद जाके और उससे ढंग से जाके प्राइस नेगोशिएट करोगे, एंड देन यू विल सेल द शेयर और बाय द शेयर। सो इट बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द stock exchange to have a clearing corporation. The details of transaction performed by the brokers are made available to clearing houses by the stock exchange. Clearing house gives an obligation report to brokers. So देखिए यहाँ पे ये जो पूरा है, these are the characteristics and roles, जितने भी रोल्स निभाए जाते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा। सो मोटा मोटा ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसे एग्जाम में इतना आने वाला नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, जस्ट हल्का सा नीचे, ठीक है। चलो रिस्क मैनेजमेंट बात करते हैं। सो वंस अगेन फोक्स, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको रट्टा लगाने के नहीं आया हूँ और मैं आपको पढ़ के सुनाने नहीं आया हूँ। आई एम हियर टू गिव यू अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि आप जब आप खुद पढ़ने बैठो तो आप इस नोट्स, इस वीडियो को देख करके इजिली कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सको, राइट। इन ओटीसी ट्रांजेक्शन काउंटर पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द क्रेडिट रिस्क ऑन देयर ओन। देखिए जब आप ओटीसी में डील कर रहे हो, ओवर द काउंटर में डील कर रहे हो, आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, राइट, डायरेक्टली डील कर रहे हो, भाई कोई तीसरी पार्टी है ही नहीं, देयर इज नो थर्ड पार्टी, देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड, देयर इज नो थर्ड पार्टी, राइट। देन इट बिकम सुपर इंपॉर्टेंट कि आप जो रिस्क है आप खुद ही मैनेज करोगे, देयर कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नहीं आने वाली, कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं आने वाला, यू आर योर ओन रिस्क मैनेजर। बट एक्सचेंज ट्रेडेड वर्ल्ड में क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एज डिफाइंड अबव गिव सेटलमेंट। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इट इज द रिस्क मैनेजमेंट पार्टी, आपका ये पूरा रिस्क मैनेज करती है, सो दैट यू गेट द शेयर्स एट योर डिजायर्ड प्राइस, राइट। जितना भी आपका डील हुआ है, सेटलमेंट हुआ है, जितना भी नेगोशिएट किया है आपने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, वो आपको मिले। चलिए आगे देखते हैं। गारंटी ऑफ ट्रेड टू द काउंटर पार्टीज, बायर एंड सेलर, राइट, कि जितना भी बायर एंड सेलर है उन सबको उसी प्राइस से मिलेगा जितना मार्केट में चल रहा है। दिस एक्सपोजेस द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर्स एंड सेलर। अब देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पे दिक्कतें पड़ जाता है कभी कभी, कि अगर किसी भी बायर या सेलर ने डिफॉल्ट किया, देन फिर तो मार्केट हिल जाएगा। अब ये रिस्क को हैंडल करने के लिए क्या करता है, हाउ डज इट मैनेज द रिस्क। टू हैंडल दिस रिस्क, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चार्जेस वेरियस काइंड्स ऑफ मार्जिन्स, मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग दिस मार्जिन्स आर इनिशियल और अपफ्रंट मार्जिन्स, पीक मार्जिन्स और मार्क टू मार्केट मार्जिन्स। सो ये मोटा मोटा ये बोलता है भाई अगर तुम्हें ट्रेड करना है, यू नीड टू पुट द मार्जिन फर्स्ट, राइट। इस चीज को समझने के लिए एक मूवी है मार्जिन कॉल। जितने भी फाइनेंस एंथुसियास्ट है, ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनको देखनी ही चाहिए। सबसे पहले मार्जिन कॉल, दूसरी द बिग शॉट, क्योंकि ये मूवीज ऐसी हैं आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये आपको प्रैक्टिकल फाइनेंस नॉलेज भी देगी कि रियल वर्ल्ड में ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, राइट। और ये सब चीजें समझना हमारे लिए क्यों जरूरी है, एज एन एनालिस्ट, एज ए ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर। सो अलग अलग टाइप के मार्जिन दे रखे हैं, चिंता मत कीजिए, मार्जिन मार्क्स में नहीं पूछेंगे, मतलब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, इसके कोई इतना भारी भरकम कोई वेटेज नहीं है। इनिशियल मार्जिन क्या होता है, राइट, based on concept of value at risk philosophy, and mark to market margin is a notional loss which an outstanding trader has suffered during a specified period on account of price movement, right। MTM तो सिंपल से आपका प्राइस मूवमेंट होता है ऑन एनी गिवन डेट, राइट। मार्क टू मार्केट, कि जितना भी मार्केट में प्राइस है वो अपनी बुक्स में अपडेट हुआ है या नहीं। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आई विल सजेस्ट कि ये पढ़ो आप। कौन कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, NSE होती है, BSE होती है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, MSCI ज्यादा लोगों को पता नहीं है कि हमारा तीसरा भी स्टॉक एक्सचेंज है MSCI, राइट। केन एक्सचेंज, केन उसके थ्रू होती है ट्रेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, विच फीचर्स एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग। जो ऑर्डर मैच होते हैं, अब आप पूछोगे यार मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन ऑर्डर कौन सा दे रहा है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ऑल दी ऑर्डर्स आर एनोनिमस। किसी को नहीं पता लगेगा कि
कौन खरीद रहा है, झुंझुनवाला खरीद रहा है, क्या कौन खरीद रहा है, एनोनिमस, राइट. दे ऑल्सो अपॉइंट क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज, क्लियरिंग बैंक दैट मैनेज द फंड्स, राइट. डिपॉजिटरीज, सिंपल सा. एंड वंस अगेन मैं यहाँ पे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन इंडिया में सिर्फ दो ही स्टॉक डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, राइट. यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल का नाम दे रखा है, ये डिपॉजिट करती है शेयर्स. दीज आर इंस्टीट्यूशन दैट होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड ऑफ इन्वेस्टर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. सो बेसिकली जितने भी आपकी सिक्योरिटीज है जो आप खरीदते हो, जो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके शेयर्स दिखते हैं, वो कहाँ सबमिट होती हैं, कहाँ जमा हो रखी होती हैं, राइट. जैसे हम अपना सरप्लस कैश बैंक में रखते हैं, राइट. सो जो शेयर्स वगैरह हैं वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं, आपके शेयर्स कहाँ पे, डिपॉजिटरीज में, डिपॉजिटरीज, डिपॉजिट, राइट. सो मोटा मोटा ये आपका डिपॉजिटरी का काम करती है. कितने डिपॉजिटरी हमारी, सेंट्रल डिपॉजिटरी है, नेशनल डिपॉजिटरीज है, और 75% मार्केट शेयर से ज्यादा इनके पास सीडीएसएल के पास है. और सीडी एनएसडीएल कंसिस्टेंटली अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है, राइट. वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज. देखिए डिपॉजिटरी क्या करेगी, अपना एक एजेंट रखेगी, जैसे एलआईसी एजेंट होते हैं ना, और उस एजेंट के थ्रू अपनी सर्विसेज लोगों को देगी कि भाई जाओ बिजनेस बढ़ाओ हमारा, एंड ब्रिंग मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स, राइट. दिस इज व्हाट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डज. एंड वंस अगेन मैं रट्टा लगवाने नहीं आया हूँ, समझो इस बात को कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रटवा दूंगा चीजें, तो नहीं होने वाला. मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता हूँ. अब देखिए ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कैसे बनेगा, विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेबी तो हो ही नहीं सकता. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, these are some of the depository participants, right. Without the approval of SEBI nobody can become a depository participant in India. ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं. एंड वंस अगेन थोड़ा सा ब्रेक लूंगा. एक चीज बता दूं यार आप सभी को, काइंडली काइंडली सब्सक्राइब कर दो चैनल को. आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया. काफी अच्छे व्यूज भी आ गए, लेकिन अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए. प्लीज यार 1000 करा दो जल्द से जल्द, ठीक है. और हम मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दो, मैं सभी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, राइट. और हो सके तो हमें यूट्यूब ट्विटर पे भी थोड़ा प्यार दे दीजिए, ठीक है. थैंक यू सो मच. चलिए अब विद द क्लासेस. ट्रेडिंग मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर जो ट्रेडिंग में करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, की अगर आपको स्टॉक ब्रोकर बनना है दलाल स्ट्रीट में, देन यू नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द सेबी प्लस सेबी एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंजेस. दे फैसिलिटेट बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टर ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस. देखिए दीज आर द मिडिल मैन, ये सारे मिडिल मैन है अभी बेसिकली, अलग अलग अपने रोल प्ले कर रहे हैं. यहाँ पे आप देखना ये सारे मिडिल मैन है विद द इन द मिडिल ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल एज द फाइनेंशियल मार्केट. ये फाइनेंशियल मार्केट से हमें जोड़ते हैं ये सारे मिडिल मैन. अभी कौन कौन हो सकते हैं, दे कैन इधर भी इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल कोई अकेला इंडिविजुअल नहीं, कोई फ्रीलांसर नहीं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली रजिस्टर्ड एंटिटी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म्स और कॉर्पोरेट बॉडीज हु आर परमिटेड टू बिकम मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑफ मिनिमम प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट. देखिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स होती है, इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स होती है, टेक रिक्वायरमेंट्स होती है, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट्स होती है. सो उन सब रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद यू कैन ऑल्सो बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर. सब ब्रोकर, आजकल सब ब्रोकर नहीं है, इतना इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. सब ब्रोकर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द एग्जाम. ट्रेड्स हैव टू बी टोटल ओनली थ्रू द ट्रेडिंग टर्मिनल ऑफ रजिस्टर्ड ब्रोकर. सो पूरा ये हमें यहाँ पे ये दिखा रखा है कि हाउ द ट्रेड्स आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस थ्रू द टर्मिनल ऑफ ब्रोकर्स, राइट. चलिए आगे चलते हैं. ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं, एनी पर्सन, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कॉर्पोरेट who is appointed by a stockbroker or trading member as an agent to reach out to the investors scattered across the country. ठीक है, यहाँ पे ये देखिए बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है यहाँ पे एनआईएसएम ने कि भाई कोई भी ऐसा ऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी ऐसा एजेंट हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर, जो कि इन्वेस्टर को रीच आउट करे और अपनी सर्विसेज सेल करे, राइट. सिंपल सा फंडा ही है. A stockbroker may appoint one or more authorized persons after obtaining specific prior approval from the exchanges concerned for each such person. Approval as well as the appointment of sort of specific segment of the exchange, right. अब यहाँ पे ये देखिए
टू बिकम एन एजेंट ऑफ दिस ब्रोकर, टू बिकम एन ऑथराइज पार्टी, ऑथराइज पर्सन, राइट। आपको क्या चाहिए होगा, सेबी अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए होगा, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होगी जो ये पर्सनली बताएंगे। नाउ यू विल वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स, कि भाई जाके हमारे लिए बिजनेस लेके आओ, ट्रांजेक्शन करवाओ। तो मोटा मोटा यही है। कस्टोडियन, सिंपल से कस्टोडियन का मतलब ये है विच कीप्स द सब्सिडी ऑफ द सिक्योरिटीज, कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज, right? A custodian is an entity that is charged with the responsibility of holding funds and securities of the large clients, typically institutions such as banks, insurance company and foreign portfolio investors. So देखिए ये बड़े लोगों से डील करते हैं क्योंकि इनके ह्यूज सम्स होते हैं, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स में ट्रेड करते हैं ये, राइट। जितना भी एक्स्ट्रा फंड है, मान लीजिए अगर कोई भी लेट्स से कोई पेंशन फंड है बहुत बड़ा, राइट, पेंशन फंड के जितना भी फंड है वो एक कस्टोडियन संभालेगा, कोई स्टॉक ब्रोकर छोटा मोटा नहीं संभालेगा, राइट। उनकी सारा फंड्स, उनकी सारी सिक्योरिटीज और जितना भी मार्जिन का लेन देन है वो ये कस्टोडियन संभालते हैं। क्या क्या काम करते हैं, मेंटेनिंग क्लाइंट सिक्योरिटीज एंड फंड्स अकाउंट, कलेक्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ राइट, ठीक है, कीपिंग द क्लाइंट्स इन्फॉर्म्ड। सो बेसिकली ये पूरा एक बड़े लोगों के ब्रोकर होते हैं, so ये समझ लो। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियरिंग बैंक्स, दे एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन क्लियरिंग मेंबर्स एंड द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सो क्लियरिंग मेंबर्स प्लस द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसके बीच का मिडिल मैन आता है आपका क्लियरिंग बैंक। एवरी क्लियरिंग मेंबर नीड्स टू मेंटेन अकाउंट विद द क्लियरिंग बैंक। It's the clearing member's responsibility to make sure that the funds are available in the account with clearing bank on the day of pay in to meet the obligation arising out of trades executed on the stock exchange. So basically यहाँ पे ये पूरा इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन दे रखी है क्लियरिंग बैंक की कि ये क्या होते हैं। अगला है हमारा मर्चेंट बैंक, बेसिकली ये होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंक्स। आजकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफी ज्यादा ट्रेंड में है, हर कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता है। बढ़िया। दे आर द एंटिटीज रजिस्टर्ड विद सेबी, act as an issue manager, investment bankers और lead manager. They help an issuer access the security market with the issuance of security. So जितना भी raising of funds होता है, raising of funds प्लस IPO वगैरह में जितना हेल्प करते हैं, ये होता है काम आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर का। इनका पूरा स्क्रैच से लेकर के फिनिश तक का जितना भी IPO प्रोसेस होता है, FPO प्रोसेस होता है, M&A होता है, तभी LBO प्रोसेस, तो बेसिकली जितना भी फाइनेंस का ट्रांजेक्शन होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन, रेजिंग ऑफ फंड्स, वैल्यूएशन वाला वगैरह काम, सब कुछ आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करते हैं। दे वैल्यूएट द कैपिटल रीज ऑफ इशूअर स्ट्रक्चर एंड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का दे रखा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर बनाना है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल है क्योंकि इस पूरी बुक में आपको जरा सा भी थ्योरेटिकल स्टफ नहीं मिलने वाला। अंडर राइटर्स, ये वो लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं कंपनी को कि भाई अगर सिक्योरिटीज नहीं बिकी, वी विल बाय द सिक्योरिटीज, राइट, which may or may not be bought by the investor. They serve an important function in the primary market, providing issue the comfort that if securities being offered to the public do not elicit the desired demand from investor, they will step in and buy the securities. So मोटा मोटा ये गारंटी देते हैं कि सर if you are raising the funds, right, और ये अंडर राइटिंग कौन करता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट बैंक ही करता है, राइट। इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑल्सो एक्ट एज एन अंडर राइटर टू द इशू। सो मोटा मोटा देखिए कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक का काम ये भी होता है कि अपने पूरे क्लाइंट को हेल्प करना टू रेज द फंड्स। अगर फंड्स रेज नहीं हुए मार्केट से, कि अगर इश्यू सब्सक्राइब नहीं हुआ 100%, अगर आप IPO में अप्लाई करते हो, देन यू विल, आपने हर ये इस टर्म को सुना होगा कि अंडर सब्सक्राइब क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब क्या होता है, फुल्ली सब्सक्राइब क्या होता है, राइट। कि अगर इशू अंडर सब्सक्राइब हुआ, अंडर राइटर विल एक्ट एज अ गारंटर, एक्ट एज अ गारंटर कि सर मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी टू रेज द फंड्स। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इफ यू आर अनेबल टू रेज XYZ करोड़ फ्रॉम द मार्केट, जो बचा कुछ सिक्योरिटीज होंगी वो मैं खरीद लूंगा, वो बाकी टेंशन आप मत लो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अंडर राइटर। इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स, और यहाँ पे सॉफ्ट अंडर राइटिंग, हार्ड अंडर राइटिंग के बारे में दे रखा है, इसको पढ़ लेना। आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से होते हैं, FPIs होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एंड वंस अगेन दे नीड टू गेट रजिस्टर्ड विद द सेबी एज वेल। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो बाहर के लोग बैठ के इन्वेस्ट करते हैं। P नोट पार्टिसिपेटरी नोट्स को देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। देखिए अगर उनको
एफपीआई को, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को रजिस्टर नहीं होना इंडियन रेगुलेटर के साथ, सेबी के साथ रेगुलेट नहीं होना और उनको कम रेगुलेशन चाहिए, देन दे कैन इन्वेस्ट इन द पार्टिसिपेटरी नोट। सो बेसिकली ये समझ लो इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी, राइट, कि आप डेरिवेटिव है, आप इसमें इन्वेस्ट करो। दिस इज सेम लाइक द शेयर दैट आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। आप डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट यू कैन इन्वेस्ट इन द पार्टिसिपेटरी नोट्स इशूड बाय द सेबी टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हु डू नॉट विश टू गेट रजिस्टर्ड विद द सेबी। सो ये है कॉन्सेप्ट आपका पी नोट पार्टिसिपेंट्स का। फिर आता है आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मैंने ऑलरेडी क्लियर करा दिया था यार, आपको पता है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी कौन रेगुलेट कर रहा है? आईआरडीए रेगुलेट कर रही है। दीज आर रेगुलेट बाय द आईआरडीए, इनको सेबी रेगुलेट नहीं कर रही। हमेशा याद रखना, इंश्योरेंस कंपनी को अलग रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, आरबीआई बैंक्स को आरबीआई कर रहा है, पेंशन फंड्स को पीएफआरडीए कर रहा है, और जो कैपिटल मार्केट है उसको सेबी कर रहा है। सो ये याद रखना कि अलग अलग एंटिटीज का अलग अलग रेगुलेटर है। पीएफ आई आर क्या था इसका भूल ही गया मैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईआरडीए, आईआरडीएआई, कोर बिजनेस टू इंश्योर एसेट। सो पूरा इन्होंने इंश्योरेंस कंपनी के लिए देखा है, आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे हम इसको इतना डीप में नहीं जाएंगे, राइट। पेंशन फंड्स क्या होते हैं? देखिए जितना भी हमारा पेंशन का पैसा होता है ना, वो कोई अपनी जेब से नहीं भर रहा होता। गवर्नमेंट क्या करती है, हर महीने आपसे जो पैसे ले रही होती है ना आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन के, जो पेंशन फंड होते हैं, भले प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, आपसे वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, बोलते हैं आपको रिटायरमेंट में मिल जाएगा। तो वो उस पैसे क्या करते हैं, वो किसी बैंक अकाउंट में नहीं डालते, वो एक पेंशन फंड को पैसा दे देते हैं कि भाई पेंशन फंड हो, एक पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजर जो सीएफए करके आया या एमबीए या सीए कुछ करके आया हुआ है, राइट, रजिस्टर्ड होता है सेबी के साथ ऑब्वियसली, वो आपका पैसा मैनेज कर रहा होता है। एंड ही इन्वेस्ट इन वेयर, वो कोई यूलिप में एफडी में नहीं करा के बैठा, वो स्टॉक मार्केट में बैठा है। प्रपोर्शन अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा हो सकता है 60% आपका डेट है, 40% इक्विटी है, या उल्टा इसका। सो पेंशन फंड का काम ही होता है to facilitate and organize the investment of the retirement funds contributed by the employees or even the employees in some cases। जैसा मैंने बताया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। वेंचर कैपिटल फंड्स, ये एक टाइप की प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? स्टार्टअप्स में। टाइम होराइजन क्या होता है? 7 to 8 years। रिस्क सुपर हाई, क्योंकि आधे ज्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। यू ऑल नो 90% ऑफ स्टार्टअप्स गो बस्ट इन द फर्स्ट 5 years। सो डेफिनेशन देखते हैं वन सेकंड। जैसा मैंने आपको बोला कि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, मैं किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से और अपनी एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा हूँ आपको। अ वेंचर कैपिटल फंड रेफर्स टू द पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल लाइक म्यूचुअल फंड बट विद द मैंडेट टू इन्वेस्ट मनी इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बट विद द पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखिए जरा से 3-4 पॉइंट को उन्होंने कितना लंबे में करा, राइट। सो वन सेकंड इस चीज को समझो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द रट्टाफिकेशन ऑफ द बुक्स। प्राइवेट इक्विटी देखते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या होते हैं? ये यूजुअली प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, लिस्टेड कंपनी में, विद एन एम टू टेक देम प्राइवेट, राइट। किस लिए करते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग पर्पसेस के लिए, कि हम कंपनी खरीद के कुछ ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे कि कंपनी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाए और ज्यादा डी बॉटलनेकिंग हो जाए कंपनी की। टाइम होराइजन 7 to 8 years। रिस्क सुपर हाई, कैपिटल नीड सुपर डुपर हाई, कोई भी आप और मैं नहीं कर सकते अनटिल आपके पास करोड़ों रुपए हैं प्राइवेट इक्विटी में जाने के लिए। सो इज अ टर्म यूज टू डिफाइन फंडिंग अवेलेबल टू कंपनी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एक्सपेंशन और बायआउट्स। बायआउट्स कौन कौन से? एलबीओ, लेवरेज बायआउट। लेवरेज बायआउट अभी रहने देते हैं, बाद में बात करेंगे। द मनी इन द फंड इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर। वन सेकंड, ये पूरा आपका प्राइवेट इक्विटी म्यूचुअल फंड जैसा ही, लेकिन बस ये इनका इन्वेस्टमेंट टाइप अलग है। इट इज ऑल्सो पूल फंड। हेज फंड्स, इंडिया में हम इसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी 2-3 टाइप के होते हैं, 1, 2, 3। 3 होता है आपका हेज फंड, 2 होता है आपका आई थिंक इट्स अराउंड प्राइवेट इक्विटी होता है, 1 वाला होता है आपका वेंचर कैपिटल, याद नहीं आ रहा मुझे, अभी आगे देखते हैं इसमें है, राइट। हेज फंड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। हेज फंड, इसको मान लो आप अमीरों का म्यूचुअल फंड। कौन अमीर लोग? सेलिब्रिटीज हो गए, राइट, क्रिकेटर्स हो गए, जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीज हैं। वो आपकी तरह, आप और मेरी तरह म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं, उनको कॉम्प्लेक्स करनी होती चीजें। तो जो बड़े लोग हैं ना, उनको कॉम्प्लेक्स चीजें करने में बड़ा मजा आता है। सो इस इंडस्ट्री का ना ये पार्ट है, जब आप थोड़े लेवल पे पहुंच जाओगे ना, आपने सीएफए किया, आप सेबी के साथ रजिस्टर हुए, सो इस बात को याद रखना, बहुत पैसा बन सकता है हेज फंड्स वगैरह में। अगर आप एक हेज फंड मैनेजर बनना चाहते हो,
बहुत मेहनत है, लेकिन अगर आप बन गए एक हेज फंड मैनेजर, यू विल डील विद दी एच एन आईज एंड अल्ट्रा एच एन आईज। उनको कॉम्प्लेक्स करने में चीजें मजा आता है, राइट। एक नॉर्मल बंदे को आप बोलोगे भाई हम डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे, वो भाग जाएगा। लेकिन अल्ट्रा एच एन आईज को कॉम्प्लेक्स करनी है जो की चीजें। सो हेज फंड का एक फीचर सुन लो, दे फॉलो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नंबर वन फीचर इनका ये है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सेकंड फीचर इनका सुपर डुपर हाई फीस। अब फीस भी इनकी दो में है, एक है आपका मैनेजमेंट फीस, कि हम मैनेज करने के पैसे भी लेंगे और परफॉर्म करने के भी पैसे लेंगे, परफॉर्मेंस फीस। मैं फीस में इतना नहीं डूबूंगा क्योंकि ये हेज फंड के ऊपर नहीं है, यूजुअली ये 2% और यहाँ पे नीचे 20% होता है, राइट। तीसरा इनका पार्ट ये होता है, ओनली अवेलेबल फॉर यू एच एन आईज एंड एच एन आई। इंडिया में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है सर इसकी? 1 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए देन यू कैन इन्वेस्ट इन हेज फंड। सर हेज फंड्स हैं, हाँ, एवेंडस कैपिटल इज वन ऑफ द, एवेंडस कैपिटल शायद इंडिया का सबसे बड़ा है हेज फंड्स में। थोड़ा किताबी भाषा देख लेते हैं भाई। हेज फंड इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स कैपिटल फ्रॉम अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड अक्रॉस जियोग्राफी। सो पूरा ये आपका हेज फंड। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट इन्वेस्ट इन वेरियस रियल एस्टेट प्राइवेट कंपनी। सो ये और हेज फंड पूरा ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट। इन इंडिया इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए इसको पढ़ते हैं। इन इंडिया ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड are defined in Regulation 2(1)(b) of Securities and Exchange Board of India regulation. It refers to, definition क्या होती है, private pool investment firm in the form of trust or a company or body corporate or LLP which are not presently covered by any, चलिए आगे डेफिनेशन देखते हैं, which are presently not covered by any regulation of SEBI governing fund management like mutual fund or etc. कैटेगरी 1, यहाँ पे ये डेफिनेशन थी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगी आपको देखने में, लेकिन कॉम्प्लेक्स है नहीं, जो मैंने ऊपर बताया वही थी। कैटेगरी 1 अर्ली स्टेज, ये देखा मैंने बोलता ना, टाइप 1 आपका, कैटेगरी 1 आपका वीसी है, वेंचर कैपिटल। कैटेगरी 3 कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज यूज एंड यूज ऑफ लेवरेज, हेज फंड्स, देखा मैंने बोला था ना, हेज फंड्स। पाइप फंड्स, सो ये बेसिकली आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट थ्रू इन अ प्राइवेट एंटिटी होता है ये शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। कैटेगरी 2 आईएएफ, मोटा मोटा ये प्राइवेट इक्विटी, यहाँ पे लिखा हुआ भी प्राइवेट इक्विटी, राइट। सो 1 2 3, ये बात हमें याद रखना। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है आपका। EPF is a scheme that is used to provide retirement benefits in the form of defined benefit scheme to employees covered in organization. So every employer is obligated to provide 12% of basic salary as contribute to the scheme. So देखिए, अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो और आपका EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सो आपका जो एम्प्लॉयर वो 12% की बेसिक सैलरी पे, टोटल सैलरी पे नहीं, बेसिक सैलरी पे आपका कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना डिफाइंड बेनिफिट प्रोग्राम, जिससे आपको जब आप रिटायर हो 60 की एज में, आपको एक रिटायरमेंट इनकम मिलती रहे, राइट। These funds are deposited with the Employees Provident Fund Organization, which administers and manages the fund. ये सारे फंड्स किसके साथ ऑर्गेनाइज होते हैं, डिपॉजिट होते हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और EPFO के साथ, राइट। नेशनल पेंशन स्कीम, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। वंस अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, उल्टा मत सोच लेना भाई। स्वैप्स है, फिर डीमटेरियलाइजेशन है, फिर उसके बाद चैप्टर हुआ कंप्लीट। चलो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस समझते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट स्कीम। देखिए हर कोई चाहता है कि जल्दी रिटायरमेंट ले ले। सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट रेगुलरली टू द स्कीम एंड ऑन मैच्योरिटी फंड्स accumulated in scheme can be used to buy annuity products। देखिए ये वर्किंग क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है, वर्किंग क्लास लोगों के लिए बनी है। गवर्नमेंट ने बोला कि एनपीएस शुरू करते हैं ताकि जो वर्किंग क्लास लोग हैं उनको रिटायरमेंट पे एक अच्छी खासी इनकम स्ट्रीम मिल सके, या तो वो पूरा पूरा मोटा मोटा पैसा उठा लें, या फिर जब उनको मोटा पैसा मिले वो एनुइटी प्रोडक्ट ले सके। एनुइटी प्रोडक्ट क्या होता है? आई एम अज्यूमिंग कि आपको एनुइटी ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं, दीज आर द इक्वल मंथली पेमेंट्स जो आपको मिलती हैं, राइट। इक्वल मंथली पेमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम एनुइटी प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो आपको मंथली इनकम प्रोवाइड कराते हैं,
राइट। फैमिली ऑफिसेस, बड़े लोगों के फैमिली ऑफिसेस जो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद संभालते हैं, राइट, बहुत बड़े, आई मीन मल्टी मिलियनर्स एंड बिलियनर्स। कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, राइट, कंपनीज ही पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। अगर कंपनीज को इन्वेस्ट करना है, जैसे बर्कशायर हाथवे, वो एक, बर्कशायर हाथवे इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब लिस्टेड कंपनी है, लेकिन वो एक एलएलपी या हेज फंड की तरह लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसको हम कॉर्पोरेट ट्रेजरीज में ही डालेंगे, राइट। तो ये अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करती हैं एज अ कंपनी, और मार्केट में पार्टिसिपेट, रिटेल पार्टिसिपेंट आप और मैं, इसके ऊपर हम ज़्यादा खोजबीन नहीं करें। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, दे एडवाइज इन्वेस्टर इन रिलेशन टू एक्सरसाइज देयर राइट्स इन द कंपनी इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन ऑफ पब्लिक एजेंडा टर्म्स। सो देखिए, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट, वो खुद तो जाके अपने राइट्स को लड़ नहीं सकते किसी बड़ी कंपनी से। तो ये प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस में क्या होता है कि सर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, हम भी इन्वेस्टर हैं, वी विल बी एक्टिंग ऑन योर बिहाफ, एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ, कि आपके राइट्स के लिए हम लड़ेंगे, एंड वी विल रेज आवर वॉइस, वी विल एडवाइज यू कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सो दीज आर द प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म। कितने टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं, चलिए उसको देखते हैं। कैश ट्रेड्स, सिंपल सा फंडा है कि आपने कैश दिया, ट्रेड कंप्लीट करी, वेयर सेटलमेंट पे अकाउंट ऑन द सेम ट्रेडिंग डे, राइट, कि आपने कैश लिया, यूजुअली T+1 होता है, ट्रांजेक्शन +1, अगले दिन तक आपके पास सिक्योरिटीज आ जाती हैं। अब T+0 होने वाला है बहुत जल्द, राइट, कि आपने कैश देके उसी दिन आपकी सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आ जाएंगी, राइट। टर्म ट्रेड्स, हर ट्रेड वे सेटलमेंट ऑकर्स ऑन डे नेक्स्ट टू द ट्रेडिंग डे, सो बेसिकली टुमारो ट्रेड्स, राइट, कि आज हमने ट्रेड करी, कल आपके सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में आ जाएंगी। स्पॉट ट्रेड्स, वेयर सेटलमेंट occurs on the spot date, which is normally 2 businesses after the trade date. These are the spot dates. फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन क्या होती है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स में, जो फॉरवर्ड्स होते हैं एग्रीमेंट होते हैं कि हम आज से इतने टाइम बाद एक स्पेसिफिक प्राइस पे ट्रेड करेंगे। दीज आर कॉल्ड द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शंस। जो प्राइस है वो प्री डिटरमाइंड होता है, ट्रेड डेट प्री डिटरमाइंड होता है, और क्या ट्रेड करना है, कमोडिटी, कमोडिटी कैन बी एनीथिंग, वो भी प्री डिटरमाइंड होता है। सो दीज आर द contractual agreements between two parties to buy or sell an underlying asset at a certain future date for a particular price that is decided on the date of contract। जैसा मैंने आपको बताया, जो फॉरवर्ड्स होते हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस कमोडिटी को इस डेट पे इस प्राइस पे ट्रेड करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में हम आज घुस जाएंगे, राइट। ये एक लीगली ऑब्लिगेशन होता है बेसिकली, लेकिन फॉरवर्ड का ये बात है, ये ओवर द काउंटर होता है, ये एक्सचेंज पे नहीं होता, एक्सचेंज पे फ्यूचर होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। दीज आर ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल में हम बात नहीं करेंगे, राइट। फ्यूचर्स, फ्यूचर ये समझ लीजिए, दिस इज एन स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड, राइट। ये देखिए यहाँ पे सेम लिखा हुआ डिट्टो, स्टैंडर्डाइज्ड, एक स्टैंडर्ड के साथ चलते हैं और एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, बिल्कुल सेम है। प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड डेट, और प्री डिटरमाइंड कमोडिटी, की आज से इतने टाइम बाद हम एक कमोडिटी को ट्रेड करेंगे आपस में after a certain period of time at a particular price. They are standardized as to the market lots, quantity and terms of delivery date. So जितना भी आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता है वो आपका इसी में आता है, राइट। किन किन पे अवेलेबल है, अलग अलग एसेट क्लासेस में है, इक्विटीज पे है, कमोडिटीज पे, इंडेक्सेस पे है। सो जितना भी अगर आपको लगता है कि यार आप प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हो, सो यू कैन गो इन द फ्यूचर ऑप्शंस। वंस अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप इस एग्जांपल को पढ़ना और समझना, राइट। अभी सिर्फ हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि चैप्टर काफी ऑलरेडी बहुत लंबा है। ऑप्शंस, ऑप्शन क्या होते हैं, आपको ऑब्लिगेशन नहीं होता, आपको राइट दे देते हैं, दे गिव यू राइट। अब तक हमने ऊपर ऑब्लिगेशन पढ़ा था कि भाई करना ही करना है, अब ये आपको राइट देगा, कर सकते हो, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। आप तब करना जब आपको लगे कि हाँ भाई मैं प्रॉफिट में, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। An option is a contract that gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying asset on or before a stated date and a stated price, right। जो होल्डर है ऑप्शन का, जो बायर है ऑप्शन का, वो आपको एक प्रीमियम पे करेगा टू गेट इनटू द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइज द राइटर और द सेलर ऑफ द ऑप्शन रिसीव द प्रीमियम विद ऑब्लिगेशन टू सेल और बाय द अंडरलाइंग एसेट। मैं चाहता हूं कि आप इसको 2 से 3 बार पढ़े, अगर आपने कभी ऑप्शन एंड फ्यूचर्स नहीं पढ़े तो। कॉल ऑप्शन होता है, इट गिव्स यू राइट टू बाय, पुट ऑप्शन गिव्स यू राइट टू सेल, राइट। कॉल मतलब बुला लेना, राइट, टू बुला लेना मतलब बाय करना,
पुट मतलब मार्केट में तो वापस से पुट कर देना चीज़ों को, टू सेल देम इन द मार्केट, राइट। ऑप्शन कैन बी ट्रांसैक्टेड बोथ इन द ओटीसी मार्केट एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। सो ये है आपका ऑप्शन एंड फ्यूचर। अभी बेसिक में ही रहेंगे, इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप एग्जाम्पल पढ़िएगा। स्वैप क्या होता है? बेसिकली यू आर स्वैपिंग समथिंग फॉर अ थिंग। A swap in the financial market is a derivative contract made between two parties to exchange cash flows in the future according to a pre-arranged formula। कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेस पे है। मान लीजिए मेरे पास x है और आपके पास y है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर एक्स वाई जी थिंग हुई चीज में, राइट, ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम, तू मुझे y दे दियो, तू मेरे से x ले लियो, हम चीजों को स्वैप कर लेंगे, राइट, ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। मैंने बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन ये समझिए कि यहाँ पे भी ओवर सिंप्लीफिकेशन ही चलेगा, इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल अभी नहीं देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझें और रेक्टाफिकेशन बाद में करें। एग्जाम्पल आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है ऑलरेडी आपको मालूम है, बाइंग एंड सेलिंग एन एसेट इन अ होप टू मेक अ प्रॉफिट इन नियर टर्म। हेजिंग, act of taking position in the financial transaction to offset potential losses that may be occurred in another position। So basically अपनी पोजीशन को हेज कर लेना किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, कि भाई एक जगह लॉस हुआ तो दूसरे प्रॉफिट से मैं उसको ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई लॉस नहीं होगा। सो टू हेज द पोर्टफोलियो मीन्स कि आप अपना डाउनसाइड रिस्क कम कर रहे हो, राइट। आर्बिट्राज क्या होता है? साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ एन एसेट इन द अटेम्प्ट टू प्रॉफिट फ्रॉम द डिस्क्रिपेंसी इन द प्राइस ऑफ टू डिफरेंट मार्केट्स। देखिए आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है यूजुअली मार्केट में, कि मान लीजिए मार्केट ए है, मार्केट बी है, सिक्योरिटी ए के प्राइस मार्केट ए में 25 रुपए का है, मार्केट बी में 20 रुपए का। सो आप क्या करोगे आर्बिट्राज में? बी मार्केट में खरीदोगे 20 रुपए का, ए मार्केट में आके 25 का सेल कर दोगे। जो 5 रुपए प्रॉफिट है वो आपका रिस्क फ्री रिटर्न कहलाता है। ये आपने विदाउट टेकिंग एनी रिस्क रिटर्न बना लिया। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएंगी भी तो वो इतनी जल्दी जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे, राइट। सो ये होता है आपका आर्बिट्राज। शेयर्स को प्लेज करना, वही शेयर्स आप गिरवी रख देते हो, राइट, कि अगर आपके पास शेयर्स हैं यू कैन प्लेज द शेयर्स एंड रेज सम फंड्स। यूजुअली प्रोमोटर्स वगैरह करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, सो इसमें इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं। डीमटेरियलाइजेशन, देखिए फिजिकल शेयर्स को जब इंटरनेट आया तो ऑब्वियसली फिजिकल शेयर्स की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, राइट। सबने डीमटेरियलाइज करा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखना, राइट। एंड रीमटेरियलाइजेशन पूरा रिवर्स है डीमटेरियलाइजेशन का, राइट, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हटा के फिजिकल फॉर्म में वापस लिया शेयर्स को। सो दिस कंप्लीट द चैप्टर नंबर 2। और मैं चाहता हूँ कि यार आप सिर्फ इस वीडियो के बेस पे ना रहो, क्योंकि मैंने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी है। हो सकता है आपको इतना समझ ना आया हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर समझ आया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। लेकिन मैंने पूरा एक्सप्लेन कराया है इन अ कॉन्सेप्ट वाइज। इस चैनल पे इस चैप्टर पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि 90% ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस टर्म्स। सो मोटा मोटा ये तो बस टर्म्स की क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट के लिए था। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड आई ब्रिंग द वीडियो नंबर 3 सून। सून कितना देर? आज रात तक। थैंक यू सो मच।